रेरा हमें मिला है, रेरा कितना मजबूत है, कितना सहयोग कर पा रहा है? क्योंकि बहुत से बायर्स अभी भी हैं जिनकी चिंता यह है कि उनका पैसा जो फंस गया एक बार वो निकल नहीं पा रहा है। क्या आप समझाएंगे लोगों को, क्या आप बताएंगे ऐसे उपभोक्ताओं को जो एक चंगुल में एक तरह से फंसकर रह गए हैं, परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, आपके पास आवेदन लेकर आते हैं और कई चीजों में समाधान निकलता है, कई बार फंसकर रह जाते हैं? इसमें शर्मा जी आपका मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा कि एक लंबी मुहिम के बाद भारत सरकार और पार्लियामेंट ने 2016 में ये रेरा एक्ट लागू किया था और इसके सारे प्राविधान 1/5/2017 को पूरी तरह लागू हुए। राज्य सरकार द्वारा भी जो इसमें नियम बनाए जाने थे वो अक्टूबर 2016 में बनाए और इस बीच में एक अंतरिम व्यवस्था भी उन्होंने की और उत्तर प्रदेश में विधिवत जो रेरा का गठन था जिसमें अध्यक्ष और मेंबर्स थे जी, वो अगस्त 2018 से कार्यरत है। इस बीच में उत्तर प्रदेश रेरा में लगभग 31,000 कंप्लेंट्स दाखिल की गई और उनमें से 24,000 का निस्तारण किया जा चुका है। मैं इसके सापेक्ष आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि पूरे देश में लगभग 56,000 कंप्लेंट्स का निस्तारण हुआ है, जिसमें से 24,000 आपके प्रदेश में है और उन आदेशों के अनुपालन के लिए हम लोग अब अनवरत कार्य कर रहे हैं। जैसा किसी भी अधिनियम में होता है, उसके स्टेबलाइजेशन में उसकी जो निटिग्रिटी है, जो उसकी लीगल फिनेस है, वो सब कुछ वर्षों में ही एस्टैब्लिश हो पाते हैं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30 से अधिक राज्यों में रेरा स्थापित हो चुका है और अलग अलग जगह वो काम कर रहा है। इत्तेफाक से हमारे प्रदेश में स्पेशली जो एनसीआर का क्षेत्र था, यहाँ बहुत अधिक कठिनाइयाँ थीं। आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि रेरा को स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि लोग अपने जो उनका सपना था घर का वो पूरा हो सके और इस दृष्टि से जो रेरा अधिनियम बनाया गया उसमें 3-4 पहलू थे। पहला तो ये कि इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत थी, उसका प्राविधान किया गया। दूसरा, जो पैसा बायर्स का था उसका डाइवर्जन ना हो, तो ये प्राविधानित है कि 70% पैसा कंस्ट्रक्शन में या लैंड में ही लगे ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। और तीसरा, एक क्विक मैकेनिज्म हो, चीज़ अगर उलझ जाए तो उसको सुलझाने के लिए जो रेरा को जिम्मेदारी दी गई थी। मैं समझता हूँ अगर आप इन 3 प्रमुख बिंदुओं को देखें तो इस दिशा में काफ़ी प्रगति हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में की है। और जो प्रमुख समस्या है वो इस वजह से है कि हमारे यहाँ 2800 जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें से लगभग 2000 ऑनगोइंग थे जो पिछले कई वर्षों से चल रहे थे जी। और जब कोई बात रुक जाती है तो उसको फिर गति में लाने में थोड़ा वक्त मिलता है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि राज्य सरकार द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा भी बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए गए हैं। तो सभी को साथ लेकर हम लोगों का ये प्रयास है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको किसी तरह गति मिले ताकि लोगों के घर पूरे हो सके। बिल्कुल, उनका सपना पूरा हो सके, उनका घर पूरा हो सके। राजीव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और मंच पर हम स्वागत करते हैं भानु प्रताप सिंह जी का, बीपी सिंह जी का। आप सदस्य रेरा के सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, आपके दोस्त सहयोगी बीपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। बीपी सिंह जी, आपके पास में आऊं, लेकिन राजीव जी उससे पहले आपसे एक सवाल। हाईकोर्ट में कुछ लोग अभी हाल में याचिका लेकर गए थे अपने आशियाने को लेकर और हाईकोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया
उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, फ्लैट डिलीवर करने में देरी हो रही है तो हस्तक्षेप का पूरा पूरा अधिकार रेरा को है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिसके फ्लैट में मिलने में या मकान मिलने में देरी हो रही है उसको ब्याज पाने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं राजीव जी बतौर रेरा अध्यक्ष, चेयरमैन, आपसे यह जानना चाहता हूं कि हर किसी की अपनी मांग है। बायर कह रहा है कि हमारे अधिकार हमको दिलाए जाए, हमारा मकान हमको दिलाया जाए। बिल्डर्स कुछ आपसे मांग करते हैं, लेकिन क्या लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए रेरा के पास मौजूदा वक्त में पर्याप्त अधिकार हैं या कुछ अधिकारों की कुछ बातें आप भी रखना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो रेरा का वर्तमान स्वरूप है उसमें जो प्रमुख रूप से प्राविधान धारा 18 का है उसमें ये बात कही गई है कि अगर किसी का फ्लैट मिलने में या अपार्टमेंट मिलने में कोई देरी हो रही है तो वह उस प्रोजेक्ट में अगर बना रहेगा तो राज्य सरकार द्वारा जो विहित ब्याज है, जो कि वर्तमान समय में यूपी में स्टेट बैंक का जो होम लोन है MCLR, उसमें 1% जोड़कर यानी MCLR प्लस 1% ब्याज उसको विलंब के लिए मिलेगा। और रेरा ये आदेश भी कर रहा है और इसको सुनिश्चित भी कर रहा है। जो परियोजनाएं बहुत अधिक विलंबित हैं या जो किसी भी तरह से पूरी होने की स्थिति में नहीं है, उसमें ये भी प्राविधान है कि उनका मूल धनराशि ब्याज के साथ वापस की जाए। तो इसी हिसाब से हम लोग आदेश भी पारित कर रहे हैं जी, और इसका प्राविधान स्पष्ट रूप से रेरा में है। बिल्कुल। लेकिन मैं इससे पहले राजीव जी आपके पास ये सवाल लाऊं। भानु प्रताप जी, एक सवाल जो हमारे साथ अभी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि कई मामलों में रेरा इतना सख्त है कि हमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बायर्स का ख्याल रखिए, जो उपभोक्ता है उसका ख्याल रखना जिम्मेदारी भी है, सरकार की भी, हम लोगों की भी, लेकिन कई चीज़ों को लेकर आप इतने सख्त हैं कि उनकी एक भी बात नहीं सुनते। देखिए, रेरा अधिनियम का जो 3 टेक अवेज अगर आप हमसे पूछें तो जिसका जो प्रमुख उद्देश्य उसमें रखा गया था, लक्ष्य जो रखा गया था, एक उसमें पारदर्शिता रखी गई थी, ट्रांसपेरेंसी रहे। दूसरा उसमें अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का निर्धारण रहे। और तीसरा उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समानांतर उसमें रहे। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लेवल प्लेइंग फील्ड समानांतर। अगर किसी सेक्टर में, किसी क्षेत्र में कोई एक स्टेक होल्डर, कोई एक स्टेक होल्डर स्वच्छंद रूप से अभी तक चल रहा था, उस पर अगर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है, पारदर्शिता लाई जाती कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आप सबको पता चलना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समानांतर क्षेत्र स्थापित किया जाता है। दोस्तों, स्वच्छंद रूप से चल रहा होता है, उसको ये लगता है कि शायद उसकी गति को रोका जा रहा है, उसको बाधा डाली जा रही, जबकि ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाएगा, दीर्घकालिक अवधि में, तो उसको भी उतना ही लाभ है। हमारा एक्ट जो कहता है वो पूरा एक होलिस्टिक, एक एकात्मक लक्ष्य है, जिसमें बिल्डर्स को, संप्रवर्तक को भी, बायर्स को भी, आवंटी को भी, एजेंट, सबको बराबर देखा जाता है। तो हम जब भी कोई आदेश पारित करते हैं, उद्देश्य अभी तक आवंटियों की जो कठिनाइयों का, तो उनको तात्कालिक और दीर्घकालिक राहत देने का है, लेकिन वहीं हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इससे कोई ऐसी बाधा ना उत्पन्न हो जिसमें पूरे एक संपूर्णता की दृष्टि से इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचे। तो जो आप कह रहे हैं, ऐसा कभी कोई हम लोग का लगातार निरंतर इंटरैक्शन चलता रहता है क्रेडाई से, नरेडको से। कभी किसी ने इस चीज़ को नहीं कहा है कि आपके आदेशों से हमको बाधा हो रही है, बल्कि हमेशा हमको ये फीडबैक मिला है कि हाँ, आपके आने से हमको एक नहीं, उसमें भानु प्रताप जी जो हमारे पास डेवलपर आए थे, उन्होंने बात मानी है कि रेरा के आने के बाद से ये वाली इंडस्ट्री कम से कम रेगुलराइज हुई है, कुछ नॉर्म्स आए हैं। बिल्कुल वही, मैं किसी को लगा होगा तो ये लगा होगा कि अभी बिना किसी कंट्रोल के, नियंत्रण के जा रहे थे, अब कंट्रोल हो गया। तो कभी लोगों को ये लगता है कि अब उन पे कंट्रोल हो गया, बाधा आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। राजीव जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक छोटा सवाल। कुछ डेवलपर्स हमारे साथ इस समिट में जुड़े, हमने हर वर्ग की राय जानने की कोशिश की। डेवलपर्स का एक बड़ा दर्द छलक आया जब उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि जितनी रेरा रजिस्टर्ड और अथॉरिटी की जमीनों पर टाउनशिप डेवलप हो रही हैं, उन पर रेरा नकेल कसता है, लगाम लगाता है, रेरा नजर रखता है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे
कॉलोनाइजर्स ऐसे बिल्डर जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर मकान खड़े कर रहे हैं या सरकारी जमीनों पर कब्जे करके कॉलोनी काट रहे हैं, क्या उनके लिए एक अलग संस्था गरेरा होनी चाहिए, ग्रामीण रेरा, या उनका ये कहना है कि तब जबकि सस्ती कीमतों पर लोग वहां जाकर फंस जाते हैं लालच में और उसके बाद पछताते हैं? इसमें देखिए, हम लोगों का ये शुरू से रहा है मत, और हम लोग इसमें रीजनल जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, कल बनारस में भी है, इसके पहले गोरखपुर, आगरा और कई जगह हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं जी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि जब भी कोई ज़मीन भवन खरीदे तो ये देख ले कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, ताकि उसको एक लेवल ऑफ कंफर्ट मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र की बात जो कही गई है, इसमें हम लोगों ने लखनऊ और उसके आसपास एक पायलट बेसिस पे सर्वे कराया था और लगभग 250 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट छोटे बड़े निकले थे। ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अध्ययन हुआ था। उसको फिर हम लोगों ने पंचायती राज विभाग के साथ शेयर किया और उनसे ये अनुरोध किया कि अगर प्लानिंग एरिया के बाहर भी कोई एरिया है, उसमें ज़िला परिषद को ये अधिकार है कि वो नक्शे पास करें, उनके बायलॉज को आप और स्ट्रेंथन करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो नियंत्रण उस पर रख सकें। रेरा अधिनियम में ये प्राविधान भी है कि अगर प्लानिंग एरिया के बाहर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उस प्रोजेक्ट को हम लोग निर्देश दे सकते हैं कि वो उसको रजिस्टर कराए जी। तो ये जो सामान्य दायरा है रेरा का वो तो प्लानिंग एरिया तक सीमित है, लेकिन अपवाद स्वरूप किसी एक्सेप्शनल स्थिति में ये निर्देश भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़िला परिषद से उसका नक्शा पास हो और वो विधिवत कार्य कर रहा हो। ये रजिस्ट्रेशन के लिए ज़मीन और नक्शा दोनों अपेक्षित है। तो हम लोग इसमें पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने बायलॉज को और स्ट्रेंथन करें ताकि ये बात आगे बढ़ सके। ठीक, राजीव जी, आप ये बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि रेरा में रजिस्ट्रेशन है, ये पहले बायर देख ले, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जहां पर आप बैठे हैं इस वक्त, वहां पर एक बहुत बड़ा शाहबेरी का प्रकरण भी सामने आया। उसको लेकर सरकार ने कई तरह के आदेश दिए और उसके बावजूद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोग अभी भी जो है वो मज़े में ज़िंदगी काट रहे हैं। परेशान हो रहा है तो वो उपभोक्ता जिसने अपना पैसा दिया है। तो ऐसे केसेस को लेकर क्या करेंगे? और सिर्फ ये नोएडा की बात नहीं है, गाजियाबाद नोएडा से जुड़ा हुआ है या दूसरे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आसपास की जो लगती हुई ज़मीन है जो अथॉरिटी के अंडर नहीं है, उस ज़मीन पर कब्जे करके बहुत सस्ते फ्लैट्स बेचे जाते हैं, ज़मीन बेची जाती है, फ्री होल्ड प्लॉट बेचे जाते हैं, और इन सब को लेकर आखिर में उपभोक्ता परेशान होता है। तो इन पर किस तरह से नियंत्रण होगा? देखिए, इसमें जो बात आपने कही इसके दो पहलू हैं। एक तो पहला पहलू तो ये है कि पहला जो सिद्धांत किसी को जो घर खरीद रहा है उसको ये अपना ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में ज़रूर जान लें। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो अनधिकृत रूप से कोई विकास किया गया है, तो जी, ऐसे विकास में अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं तो ये कठिनाई हो सकती है। सामान्य रूप से जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे ज़िला पंचायत के जो बायलॉज हैं अगर वो सशक्त होंगे तो एक सीमा तक इसको रेगुलराइज करने में कम से कम ज़िला परिषद के माध्यम से सुविधा रहेगी। लेकिन जो आपने शाहबेरी वाला मामला स्पेशली उठाया है, जी, उसका एक अपना इतिहास है। उसमें एक्विजिशन हुआ, फिर ऑनरेबल कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया, फिर दोबारा एक्विजिशन का प्रयास हुआ, तो वो कॉम्प्लिकेशन उसमें बढ़ गया। और ये बात जो प्रारंभ हुई वो शायद रेरा के आने से पहले की है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर खरीद रहा है
तो कृपया पहली चीज वो ये सुनिश्चित कर ले कि परियोजना रेरा पंजीकृत है। जी राजीव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और भानु प्रताप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब शाबेरी वाला प्रकरण हुआ तो उस रात 1 बजे मैं भी ग्राउंड जीरो पर था, और आपकी जो एक्सपर्ट जांच कमेटी है या जो टेक्नीशियंस जो हैं, टेक्निकल टीम अपना एंगल बताएगी, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मैंने देखा कि वहां जिन सरियों का इस्तेमाल उस 4 इंची दीवार के ढांचे के लिए हुआ था, उससे ज्यादा मजबूत सरिया आम आदमी अपनी एक मंजिल में लगाता है। जब बिल्डिंग गिरेगी तब कार्रवाई का सिलसिला चलेगा, लेकिन जब धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा होगा, अगर कार्रवाई उसी वक्त हो जाए तो हजारों ऐसे लोग जो दूर दराज से रोटी कमाने के लिए नोएडा आते हैं और जमा पूंजी लगा देते हैं एक अदद फ्लैट के लिए, वो भले ही बिल्डर फ्लैट हो या रेरा रजिस्टर्ड फ्लैट हो, जब वो गिर जाएगी तब उस पर नोटिस आता है, बिल्डिंग खाली कर दीजिए, आपकी बिल्डिंग को नोटिस आया है। और उससे पहले जब वो बन रहा है, जब तक वो बिल्डर के अंडर में है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं। ये उपभोक्ता अमूमन शिकायत करता है। मैं प्रश्न क्या था आपका ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण या सर प्रश्न मेरा सीधा सा था, जब तक बिल्डर के पास फ्लैट था, उसने बेचा नहीं था, तब तक सब ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही आदमी ने पैसा लगाया, फ्लैट खरीद लिया और आसपास कोई घटना हुई, तो उपभोक्ता जिसने पूरी जमा पूंजी लगा दी, फिर उसको मकान खाली करने, उसकी बिल्डिंग चेक होने और उसकी चीजों को लेकर वो परेशान होता है। इसी कारण से ये अधिनियम लाया गया है, जो आपको अभी मैंने बताया ना कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक पारदर्शिता को लाने के लिए, एक नियंत्रित करने के लिए इस नियम को लाया गया कि अब कोई भी बिल्डर 500 स्क्वायर मीटर से अधिक या 8 अपार्टमेंट से अधिक अगर बनाना चाहेगा तो बिना हमारे रजिस्ट्रेशन के नहीं करा सकता। यदि वो कराता है तो संबंधित प्राधिकरण, संबंधित अथॉरिटी, संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से न केवल हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, बल्कि हम उसको सीधे भी, अधिनियम में हमारे पास ये अधिकार है, हम सीधे भी उसको नोटिस देके उसको दंडित कर सकते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, उस पर भी मैं अधिनियम के पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि अधिनियम में इसका भी प्रावधान किया गया कि ऐसा नहीं कि एक बार किसी परियोजना को हमने नियंत्रित कर दिया, उसके बाद हम आंख बंद कर लें और जब वो पूर्ण हो जाए तभी हम उसको देखें। वहाँ पे भी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट या जिसको हम लोग त्रैमासिक प्रगति आख्या कहते हैं, उसका भी एक प्रावधान रखा गया। हर बिल्डर को त्रैमासिक प्रगति आख्या देनी पड़ती है, जिसमें उसको भौतिक लक्ष्य क्या रखा है, उसने कितना प्राप्त किया है, और उसमें उसको इंजीनियर सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी, हर तरीके का आर्किटेक्ट, सब सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ते हैं। अगर वो त्रैमासिक प्रगति आख्या नहीं अपलोड करता, नहीं प्रस्तुत करता, फिर हम उसको दंडित कर सकते हैं, उसके पंजीकरण को हम लोग निरस्त भी कर सकते हैं। उस सब में हम लोगों को ये गुणवत्ता देखने का, परखने का एक अवसर प्राप्त होता है। हमारा एक तकनीकी सेल है जिसके माध्यम से हम लोग को उसका निरंतर निरीक्षण भी कराते रहते हैं। एक कंसल्टेंट हमने रखा हुआ है, वो भी यही कार्य करता है। इसके बाद भी अधिनियम यही नहीं रुकता है, इसके बाद भी अगर एक आवंटी ने, एक व्यक्ति ने, एक आम आदमी ने फ्लैट ले भी लिया, फ्लैट लेने के बाद भी अधिग्रहण, आधिपत्य प्राप्त करने के बाद भी, पोजीशन प्राप्त करने के बाद भी 5 वर्ष तक उसको अधिकार ये अधिनियम देता है कि अगर कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, तो रेरा के पास आ सकता है। हम न केवल संबंधित बिल्डर को दंडित करेंगे, बल्कि उस कमी को भी दूर कराएंगे और उस गुणवत्ता को भी ठीक कराएंगे। राजीव कुमार जी, जब हम किसी काम को करने के लिए उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें कठिनाई कितनी है। बतौर रेरा अध्यक्ष इस वक्त आप कहीं पे लगता है कि इस कानून को या आपके अधिकार क्षेत्रों को थोड़ा सा और विस्तार देना चाहिए? कहीं पर लगता है कि आप जाकर फंस गए हैं, किसी उपभोक्ता को न्याय दिलाते वक्त आपको लगता है कि कुछ और नियम या कुछ और अधिकार, कुछ और शक्तियां आपके हाथ में दी जानी चाहिए? इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। आपको ख्याल होगा कि विगत वर्ष नवंबर में पहला राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव लखनऊ में आयोजित हुआ था। जी। सारे स्टेक होल्डर्स थे, बायर्स भी थे, बिल्डर्स भी थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, लीगल एक्सपर्ट्स भी थे, और उसमें जो 2-3 मोटी मोटी बातें आई सामने, वो एक तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं, मुझे ये पता नहीं है कि बिल्डर्स ने आपके सामने रखा या नहीं, लेकिन स्वीकृतियों मिलने का और उसको समयबद्ध रूप से मिलने का एक प्रकरण अक्सर आता है।
किसी तरह फाइनेंसिंग के इश्यूज आते हैं, तो रेरा अधिनियम जो है वो केवल 3 लोगों से को डायरेक्शंस दे सकता है वर्तमान में, बायर, बिल्डर और एजेंट। और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका है इस प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उनको किसी प्रकार का डायरेक्शन देने का वर्तमान समय में प्राविधान नहीं है। कई और रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिसमें ये बात महसूस की गई कि पावर टू इशू डायरेक्शंस होना चाहिए, और वो बाद में उसमें ऐड भी किया गया। मैं समझता हूँ यथा समय इस पर भी विचार किया जाएगा। जी और राजीव जी, एक छोटा सवाल आपसे और है जो एनफोर्समेंट का प्रोसेस है, राजीव जी, एक छोटा सवाल प्रोसेस को भी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आपने अभी हाल ही में बीजेपी को विधायकों को बुलाया, सांसदों को बुलाया, जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई, चर्चा हुई, आम जनता को भी साथ लाइए, वो भी अपनी राय रखें। ऐसा कोई सर आगे भविष्य में भी कोई कार्यक्रम है कि आम जनता आप तक बड़ी इजीली पहुंचे, आप तक, आप कोई सम्मेलन कराइए, वहां वो आपके साथ जाएं? और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जो कॉलोनाइजर हैं जिनके बारे में हम बात करें, अवैध कॉलोनाइजर, इनकी एक बड़ी एक चाल रहती है, वो कहीं भी कॉलोनी काटते हैं और उसके बाद जनता को भरोसा दिलाते हैं कि चिंता मत करिए, सरकार किसी बस्ती को उजाड़ती नहीं है, देर सवेर वो वैध हो जाएगी। तो वहां जो आपके अंडर में जो डेवलपर्स हैं उनका तो नुकसान होता ही है, आप भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जनता को वो झांसे में ले लेते हैं कि वैध हो जाएगी, चिंता मत करिए, राजनीतिक वोट बैंक का मसला है। और उसके साथ साथ वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा, जनता के सम्मेलन या जनता को साथ लेकर चलने की बात भी। देखिए, इसमें हम लोग, ये कोविड का काल है, आपके संज्ञान में है, इसके बावजूद भी जो हमारे होम बायर्स एसोसिएशन है या जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, उनसे हम लोगों का निरंतर संवाद रहा है जी। इसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि बहुत से लोग कोविड काल में घर से नहीं निकल पाते हैं, तो एक हम लोगों की व्यवस्था है रेरा संवाद की। वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति रेरा में किसी से भी मिलना चाहे, उसको हम एक स्लॉट देते हैं इंटरनेट पे जी, और वो मुलाकात कर सकता है। लगभग 1500 लोगों से इस माध्यम से मैं भी मुलाकात कर चुका हूं अभी तक इस कोविड काल में। उसका नाम है रेरा संवाद जी। और बाकी भी जो हमारे फोरम्स हैं वो इस पूरे कोविड काल में भी एक्टिव रहे हैं और इसको हम लोग और गति आगे देंगे। राजीव जी, जो दूसरा प्रश्न था जो आपसे पूछ रहे थे कि जो एक तरह से कई बिल्डर हैं जिनको हम कहेंगे कुकर मुत्ते की तरह उगाए हैं, वो उनको लेकर क्या कार्रवाई आप लोग करने जा रहे हैं? जो रेरा के नियंत्रण में आना ही नहीं चाहते, वो आ जाए तो आपके रडार में है फिर? है एक तो कार्य क्षेत्र का इश्यू है, जैसा मैंने आपसे बताया कि प्लानिंग एरिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑनगोइंग या नए, वो बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के उसमें विक्रय नहीं हो सकता। और जो अनरजिस्टर्ड इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उस पर हेवी पेनल्टी का प्राविधान है जी। लगभग इस तरह के मेरे ख्याल से 100 मामले हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़िला परिषद के माध्यम से, प्लानिंग एरिया में जो हमारे प्राधिकरण हैं उनके माध्यम से, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए रेरा की जो भी व्यवस्था प्राविधानित है उसके अधीन जी। और इस दिशा में हम लोग समय समय पर प्राधिकरणों से भी बैठक कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे बताया कि पंचायती राज के प्रमुख सचिव से भी इसमें बैठकें हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका परिणाम उनके द्वारा जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। सर, भानु प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा एक छोटा सवाल है सर। एक हाल ही में एक फैसला दिया गया रेरा की तरफ से कि जितने डिफॉल्टर हैं डेवलपर्स, उनको तो पेनल्टी लगाई ही जाएगी। इसके साथ साथ आरसी जारी किया गया, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया गया। उसमें आम आदमी ये कह रहा है कि जितनी संजीदगी रेरा दिखा रहा है इस वक्त, उनसे उनको उम्मीद तो बंद रही है, लेकिन साथ ही वो चुटकी भी ले रहा है और कह रहा है जो जिसके पास पैसा ही नहीं, जिसने अपने आप को बैंकर बता दिया, दिवालिया बता दिया, आप आरसी जारी कर दीजिए, वो कहां से देगा पैसा? और अगर पैसा है तो वो फिर अपना बिल्डिंग कंप्लीट करे और डिलीवर करे उसको। आरसी की क्रियान्वयन को लेकर के जो वसूली सर्टिफिकेट है उसको लेकर के हम लोग बेहद संजीदा हैं,
क्योंकि ये न केवल सीधे सीधे आवंटी और क्रेताओं से हित से जुड़ा प्रश्न है, बल्कि एक पूरे संपूर्ण रियल एस्टेट सेक्टर के समग्र विकास से भी संबंधित है। इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव, एक प्रदर्शनात्मक प्रभाव पड़ता है अन्य बिल्डर्स पर भी। आप जानते हैं कुर्की होना, नीलामी होना, डुगडुगी पिटना, ये सब एक सभी को रहता है, तो इसका एक दबाव भी बनता है। और इसलिए हम रेरा ने ये कार्रवाई शुरू की है काफ़ी पहले से निरंतर, और इधर अभी पिछली बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको और पैनापन देंगे, इसको और पॉइंटेड बनाएंगे। अब जो हम लोगों ने ऐसे बिल्डर्स को, ऐसे लोगों को छांट लिया है जिनके आरसीज की रिकवरी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो आप जिधर आपने अभी इशारा किया है। और उनमें कुछ ऐसे टॉप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ बिल्डर्स को हम लोगों ने चिन्हित करके उनके लिए एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसमें एक तरफ आरसीज को किस तरीके से और जल्दी समयबद्ध रूप से आगे की कार्रवाई कराते हुए किया जाए, और उनसे किस तरीके से पैसा वसूल करके जिनको देना है उनको दिया जाए, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और राजीव जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जनता रेरा पर अभी विश्वास कर रही है। जो लोग खासतौर से फंस जाते हैं वो आपकी तरफ बड़ी उम्मीद की निगाह से देखते हैं, और बहुत से लोगों को आपके जरिए न्याय भी मिलता है। बिल्डर्स भी कहते हैं कि उन्हें भी एक डर है कि कोई उन्हें नियंत्रण में रख रहा है, उनके ऊपर नजर रख रहा है। सवाल आपसे आखिरी यह है कि जनता का और विश्वास बढ़े, इसको लेकर बतौर चेयरमैन आप क्या कहेंगे? और दूसरा प्रश्न यह भी कि इस सिनेरियो में जबकि कोविड है, बिल्डर्स को या डेवलपर्स को भी ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि उनके सामने दूसरी दिक्कत यह है कि उनके सामने एक वो प्लेयर खड़ा हुआ है जिसे सिर्फ रिश्वत देके अपना काम चलाना है। उसको अपने, चाहे वो नक्शा पास कराने हो, चाहे कुछ भी कराना हो, वो अवैध रूप से अपना काम करा लेता है। तो एक फ्लैट 40 लाख का बिक रहा है, दूसरा 16-18 लाख का बिक रहा है। तो चुनौती ये भी है कि आप लोग जो कह रहे थे कि सामंजस्य बना के काम करेंगे, उसकी दिशा में कैसे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 2800 प्रोजेक्ट्स हमारे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 600 के ओसी या सीसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गए हैं। और इसमें लगभग मैं समझता हूँ कुल मिला के 2 लाख के करीब घर हैं। तो ये सारे प्राधिकरणों के, राज्य सरकार के और सबके सामूहिक प्रयास से, जिसमें कि बिल्डर भी शामिल हैं, जिसमें रेरा का प्रयास भी शामिल है, ये संभव हुआ है। और अब धीरे धीरे ये गति इधर बढ़ रही है। 2-3 चीज़ें इसमें हैं जी। एक तो आपके संज्ञान में है कि लिक्विडिटी का एक इश्यू पीछे रहा है। इधर बहुत प्रयास भारत सरकार ने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत कम हुए हैं। और ये प्रेरित करेगा बहुत से ऐसे बायर्स को जो अपने घर का सपना पूरा करना चाह रहे हैं। और ये बात प्रोमोटर्स को भी अब पूरी तरह उनके जानकारी में है जी, कि उन्हें घर पूरे करने होंगे, क्योंकि आज की तारीख में बिक्री उन्हीं घरों की है जो पूरे हो गए हैं, और लिक्विडिटी का वो भी एक स्रोत है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे जैसे हमारे अगले कुछ महीने में आप इधर बहुत अच्छी खबर आई कि ये इम्यूनाइजेशन शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे और इकोनॉमी में बल आएगा जी। पिछले क्वार्टर उसके पहले क्वार्टर से बेटर रहा है। आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स उम्मीद ये है कि सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी में होगा। जो लोग थोड़े से अपने जॉब्स वगैरह के बारे में चिंतित हैं वो रीएश्योर होंगे, मार्केट इंप्रूव होगा, तो ये पूरा साइकिल लिक्विडिटी का भी इंप्रूव होगा जी। राजीव जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ सर, आपने वक्त दिया। राजीव जी, राजीव कुमार सर, चेयरमैन यूपी रेरा हमारे साथ थे, और भानु प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े।